इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अचानक से ऐसे सीज फायर कैसे हो गया, जो लड़ाई इतनी सही से चल रही थी और ना तो इंडियन गवर्नमेंट ने आके कुछ एक्सप्लेनेशन दी। स्पेशली आप बीजेपी गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो एकदम से सब कुछ रोक दें और उसके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन ना हो। और जैसे वो खबरें सामने आई कि 5 बजे के बाद में सीज फायर था, उसके बाद में पाकिस्तान ने फिर भी कुछ ड्रोन्स का अटैक किया, जिसकी एक्सप्लेनेशन अगर यह भी मान ली जाए कि वह गलती से हुआ या बाद में ऐसे ही हो गया, बस सारा कुछ कंट्रोल करने में टाइम लग गया, तब भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी वो इसके जवाब में कुछ ना कुछ ड्रोन्स तो फेंकती ही फेंकती है। लेकिन इंडिया ने कुछ खास किया नहीं, ना ही कुछ रिस्पांस आ रहा है, ना कुछ पता चल पा रहा है। तो चल क्या रहा है उसकी बातचीत की उस चीज की जो भी बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है वो मैं आपको समझाऊंगा। देखो, ऑफिशियली तो कोई खबर आती नहीं है ऐसी सिचुएशन में, है ना, कोई कुछ नहीं बताने वाला। लेकिन जो बेस्ट हम पॉसिबल सिनेरियो कलेक्ट कर सकते हैं उसकी हम बातचीत करते हैं। टाइमलाइन पे आते हैं थोड़ी सी। 27 अप्रैल को पहलगाम में अटैक हुआ। उसके कई दिनों तक सब वेट करते रहे। पाकिस्तान एक्सपेक्ट करता रहा कि इंडिया आएगा, लड़ाई होगी, कुछ ना कुछ होगा। हुआ कुछ नहीं। फिर 7 मई 2025 को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया, जहां पे इंडिया ने 9 ऐसी जगहों पे अटैक किया जहां पे टेररिस्ट जो है वो अपने घर बना के रह रहे थे। पाकिस्तान ने यह एक्सेप्ट कर लिया कि भाई 9 नहीं थे, 6 जगह थी, ठीक है। फिर 7, 8, 9 तीनों तारीख को इन तीनों डेट्स को अच्छा खासा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ड्रोन अटैक्स और जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग है ये सारी चीजें होनी शुरू हो गई अच्छे खासे लेवल पे। फिर 9 मई 2025 को जो यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वंस, उनका एक रिमार्क आता है, स्टेटमेंट आता है पब्लिकली कि भाई इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई है वो उनकी आपस की लड़ाई है, उससे हमारा कोई खास लेना देना नहीं है। हम फालतू में इंडिया को ये नहीं बोल सकते कि तुम हथियार डालो, पाकिस्तान को नहीं बोल सकते। कहने का मतलब यूएसए का एक स्टांस है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया और पाकिस्तान के वॉर में क्या हो रहा है। अब यहाँ पे अगर पर्टिकुलरली सोचा जाए तो मोस्टली क्या हो सकता है, मुझे पर्सनली ये लगता है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का अच्छा खासा रिलेशन रहा है ट्रम्प गवर्नमेंट से, और कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट का प्रेशर गया होगा कि भाई हर बार आप आते हो और इंडिया पाकिस्तान का जो भी युद्ध होता है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको आप सेटल डाउन करा देते हो, लेकिन ये फिर से हमारे यहाँ टेररिस्ट अटैक करते हैं, कहानी दोबारा शुरू हो जाती है, तो इस बार आप बीच में नहीं आओगे। और प्रोबेबली इसी वजह से यह स्टेटमेंट भी आया कि हमारा कोई मतलब नहीं है। अब जैसे ही यह स्टेटमेंट आया यूएसए का कि हम इंटरफेयर नहीं कर रहे, तो जो लड़ाई थी ना, जो कॉन्फ्लिक्ट था वो एकदम तेजी से बढ़ गया। जो पाकिस्तान के नंबर ऑफ ड्रोन्स आने की गिनती थी इंडिया में वो बढ़ गई और उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई, और ऐसा पता चला कि इंडिया के अमृतसर वाले एरियाज में काफी सारे एक्सप्लोजन्स की आवाज को सुना गया है। हालांकि इंडिया का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो काफी अच्छे से काम कर रहा था, ड्रोन्स को डीएक्टिवेट कर रहा था, लेकिन दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, इनफैक्ट इजराइल के जो बेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी यह बोलता है कि अगर 10 मिसाइल्स आ रही हैं तो 1-2 मिस हो सकती हैं, 1-2 ड्रोन्स मिस हो सकते हैं। अब इस बात का ध्यान रखना कि जिस टाइम अमेरिका की स्टेटमेंट आई ना कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद ही चीजें बहुत तेजी से एस्केलेट हुई। इंडिया में जब ड्रोन अटैक अच्छे लेवल पे हुए और अमृतसर में एक्सप्लोजन्स हुए या फिर कहीं और छोटे मोटे एक्सप्लोजन्स हुए, तो फिर इंडियन फोर्स ने भी अपने जो अटैक्स हैं वो तेज कर दिए। इनफैक्ट इंडिया ने और ज्यादा यह मान लो आपकी हैवी अटैक्स किए, क्योंकि इंडिया जो है वो सिर्फ ड्रोन से अटैक नहीं कर रहा था, वो मिसाइल स्ट्राइक्स का भी अच्छा खासा इस्तेमाल इंडिया ने किया। और इंडिया ने डायरेक्टली जो पाकिस्तान के एयरबेस थे उनको टारगेट करा, वो भी जो बहुत ही स्पेसिफिक और इम्पोर्टेंट एयरबेस होता है, जैसे रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस है। और इसमें कोई छुपाने वाली बात है नहीं, क्योंकि इसमें मल्टीपल वीडियोस आई थी रावलपिंडी से भी, जो वहां के लोकल्स थे उन्होंने बताया था कि इंडिया ने अटैक किया है यहाँ पे, और सिर्फ नूर खान बेस नहीं था और भी कुछ बेसिस थे जो इम्पोर्टेंट थे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब 10 मई 2024 की जब सुबह हुई ना, वहां पर चीजें कन्वर्ट होनी शुरू हुई एकदम से। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसने इन्फॉर्म किया कि शहबाज शरीफ ने, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने बुलाई है मीटिंग एनसीए की। एनसीए मतलब नेशनल कमांड अथॉरिटी। ये एक बॉडी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सिर्फ न्यूक्लियर जो वेपन्स होते हैं ना, और न्यूक्लियर पूरी अंडरस्टैंडिंग जो होती है, समझ होती है, उसको ये लोग उसके डिसीजंस लेते हैं। और ऐसे टाइम पे अगर एनसीए की मीटिंग हो रही है तो इसके 2 रीजंस हो सकते हैं, ठीक है।
पहला रीजन यह हो सकता है कि इंडिया ने जब एयर बेसिस पे अटैक किया तो कहीं ना कहीं उनके जो न्यूक्लियर वेपन्स या फिर न्यूक्लियर आर्सनाल्स थे उनके आसपास जाके कुछ ऐसा सीन बना के कुछ ना कुछ डैमेज हुआ है जो बहुत ही सीरियस था। दूसरी इक्वेशन जो हो सकती है वो आपको मैं अभी बताता हूँ। दूसरी इक्वेशन क्या हो सकती है कि पाकिस्तान जो है शहबाज शरीफ या पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वह अब न्यूक्लियर वेपन के ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे थे कि इन केस अगर इंडिया जो है वो ओवरवेलमिंग पावर से मतलब बहुत ही हैवी पावर के साथ अगर अटैक करना शुरू कर देगा तो क्या करना है। अब एट द सेम टाइम आप यह समझना कि 10 मई की सुबह के आसपास ही या 10 मई में ही एक बैलिस्टिक मिसाइल आई थी इंडिया की कैपिटल दिल्ली की तरफ। अब यह जो मिसाइल थी ना यह ओपन मिसाइल थी, मतलब यह पहली बात तो यह फतेह 2 थी जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स लग सकते हैं। तो इस मिसाइल को इंडिया का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसने इंटरसेप्ट कर लिया और मिसाइल को उड़ा दिया। वहीं पे ही ऊपर सिरसा के ऊपर सिरसा पड़ता है दिल्ली से 250 किमी के आसपास पड़ता होगा 20,020 वहां पे उन्होंने उड़ा दिया इसको। अब 10 मई की आफ्टरनून को क्या हुआ कि जो यूएसए ये कह रहा था कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है इनकी फाइट से, इंडिया पाकिस्तान की फाइट से, वो 9 मई की उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी और 10 मई के आफ्टरनून को वो आ गए एकदम से। और 10 मई के आफ्टरनून को एकदम से यूएसए जो है वो बहुत ही इमरजेंसी के साथ उसने इंडिया और पाकिस्तान के साथ कॉन्टेक्ट्स बनाए और दोनों से बातचीत करी कि भाई तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, डीएस्केलेशन करो, बहुत अनस्टेबिलिटी हो जाएगी, तुम्हारे एरियाज में पीस चला जाएगा। मिलिट्री ऑपरेशंस के जो डायरेक्टर जनरल थे, चाहे इंडिया के हो चाहे पाकिस्तान के हो, दोनों से उन्होंने बातचीत करी। यह 10 मई की आफ्टरनून की बात हो रही है और 10 मई को 5 बजे से दोनों कंट्रीज के बीच में अमेरिका के थ्रू सीज फायर अनाउंस कर दिया गया। जब यह अनाउंस हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़िया तरीके से इसका ट्वीट करा कि हमने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर मैंने करवा दी है। अब आप यह वाली बात समझना कि पहले तो मैं आपको ये एक चीज क्लियर करता हूं कि यूएसए की काफी सारी सैटेलाइट्स ऊपर लगी हुई हैं। उसका जो सर्विलांस का सिस्टम है ना, सर्विलांस मतलब देखरेख का सिस्टम है, दुनिया को बहुत ही एपिक लेवल पे है, सबसे बढ़िया है। चाइना वाइना सबसे ही बढ़िया है, ठीक है। अब यूएसए की एक एजेंसी है एनजीए, नेशनल जियो स्पेशल इंटेलिजेंस एजेंसी। यह क्या करती है, यह स्पाई सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके सारे कंट्रीज को देखती रहती है। स्पेशली जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है तो इंडिया पाकिस्तान को तो बढ़िया तरीके से देखेगी कि किस टाइप की मूवमेंट हो रही है। एट द सेम टाइम इनके अपने इंटेलिजेंट सोर्सेस भी होते हैं हर कंट्रीज के अंदर, स्पाइस नहीं इंटेलिजेंट सोर्सेज भी होते हैं। अब वो कैसे बनाते हैं वो सारी कहानी अलग है। अब इन्हीं स्पाइस सैटेलाइट्स के थ्रू जो लोग बैठे रहते हैं हर टाइम 24 घंटे वो ऑन रहते हैं, चेक करते रहते हैं चीजें। तो उनके यहाँ एक रेड सिग्नल आया। रेड सिग्नल यह है कि भाई न्यूक्लियर जो वेपनरी होती है या आर्सनाल होता है उसके बातों को लेके, उसके यूज होने को लेके या ऐसा कुछ, उसमें काफी अच्छी खासी मूवमेंट है और मूवमेंट वो ट्रैक करते हैं दोनों की, इंडिया या पाकिस्तान दोनों की, लेकिन पाकिस्तान की साइड में थोड़ी मूवमेंट अच्छी खासी है। एट द सेम टाइम पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो ये अनाउंस करती है कि शहबाज शरीफ ने एनसीए की मीटिंग बुलाई है। नेशनल कमांड अथॉरिटी जो न्यूक्लियर जो आर्सनाल है पाकिस्तान का, जो अथॉरिटी जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन उसके डिसीजंस लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसका सारी रिपोर्ट रखने में रिस्पॉन्सिबल होती है। अब इसी चीज में एक और पॉइंट ऐड होता है कि इंडिया की कैपिटल दिल्ली पे बैलिस्टिक मिसाइल का छोड़ा जाना, क्या वो एक सिर्फ टेस्ट मिसाइल थी फ्यूचर के लिए? तो ये सारी चीजें क्या सिग्नल दे रही थी कि पाकिस्तान जो है वो अपने न्यूक्लियर ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहा है और वो तैयार हो रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि एस्केलेशन उस लेवल का पहुंचेगा। मतलब वो रेडी हो रहा है, और रेडी हो रहा है तो कब क्या करते हैं कोई भरोसा नहीं है। हालांकि जब ये वाली बात ओपन में आई ना तो जो डिफेंस मिनिस्टर थे पाकिस्तान के वो पब्लिक में आए, उन्होंने न्यूज चैनल से बात करी और बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो लास्ट ऑप्शन है, वो तो अभी के लिए कोई इमीडिएट रिस्पांस का ऐसा कुछ है ही नहीं। हालांकि इसमें दो बातें आती है। पहले तो अगर पाकिस्तान लिटरली सच में ही न्यूक्लियर वेपन्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा था तो ऑफ कोर्स उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरा ये कि जिस टाइम पे इंडिया जो है वो हैवी स्ट्राइक्स कर रहा है, और एक चीज मैं आपको क्लियरली समझा देता हूं
कि पाकिस्तान और इंडिया का अगर मिसाइल फाइट होती है, ठीक है, आजकल का जो युद्ध है ना वो इस टाइप का हो गया है टेक्नोलॉजी के इम्प्रूव होने की वजह से कि मिसाइल्स के थ्रू अटैक होना और मॉडर्न वेपन्स का इस्तेमाल होना ये बहुत ज्यादा डोमिनेंट है चीज। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें हैं जो आप इजीली एनालाइज कर सकते हो। एक पहली तो ये है कि पाकिस्तान लिटरली कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहा था जिसमें वो न्यूक्लियर अटैक को एक्सप्लोर करने की स्टार्ट कर चुका हो। ठीक है, ये क्यों कह रहा हूं मैं, ये थोड़ा और इसके आगे बताऊंगा इसके पॉइंट्स भी क्यों। दूसरा ये है कि पाकिस्तान जो है वो इस मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है कि हम जब अपने न्यूक्लियर आर्सनाल को, अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स को और ऐसे गतिविधियों को करेंगे ना तो ऑफ कोर्स यूएसए की जो स्पाइस सैटेलाइट्स हैं वो इस चीज को देख लेंगी और यूएसए को रियलाइज होगा कि पाकिस्तान बहुत सीरियस है न्यूक्लियर अटैक्स को लेके और फिर वो इंडिया से जाके बातचीत करेगा और फिर डी एस्केलेशन होगी। ये भी हो सकता है और यह हाईली प्रोबेबली है। हाईली प्रोबेबली क्यों है, क्योंकि जिस टाइम पे यह सारा सीन हुआ तो यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो उसने बातचीत करी सीधे पाकिस्तान से और पाकिस्तान ने आगे से यह बोला कि अगर इंडिया ऑफेंसिव नहीं होगा तो हम डी एस्केलेशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इंडिया से बातचीत करी गई थी और फिर जाके ये सीज फायर हुआ था। कहने का मतलब कि पाकिस्तान ऑलरेडी डी एस्केलेशन के लिए तैयार था। अब यह भी चीज ऑब्वियस है, क्यों है, क्योंकि आजकल की जो लड़ाई है ना वो अब पहले वाला सिस्टम नहीं रहा, 1971 वाला या 1947 या 65 वाला। अब इस टाइम पे जो युद्ध होता है ना उसमें आपका मिसाइल सिस्टम, आपकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा मैटर करती है। पहले सिर्फ और सिर्फ सोल्जर्स जो लड़ते थे ना गन से और ये अपने ग्रेनेड्स वगैरह से वो ज्यादा मैटर करता था। आज इतनी टेक्नोलॉजी तगड़ी हो चुकी है कि मिसाइल का आपको पता ही है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। और उस चीज में इंडिया जो है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे खड़ा हुआ है। इसमें बहुत ही सिंपल इस बात का बता सकता हूं, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी इस चीज को लेके कि इंडिया का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ना वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो पाकिस्तान को यह बात पता है कि अगर मिसाइल से युद्ध होता रहा तो पाकिस्तान को बहुत गंदा वाला डैमेज झेलना पड़ेगा। ना जो टीवी वाली वो पता नहीं क्या ही करती रहती है यार, वो फालतू का शोर मचाती रहती है। 24 घंटे न्यूज क्यों चलाते हो भाई, 24 घंटे न्यूज चलाओगे तो तुम्हें लगेगा ही ना कि ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। खैर यह जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना इसकी जो प्रॉब्लम्स है उसकी बातचीत हम बाद में करेंगे। अभी के लिए इतना ही था।